हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन एंड उसके पीछे के कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 23rd मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन एंड उसके कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखिए आपको पता होगा, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो आप उस ग्राफ के एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप उस ग्राफ के स्लोप निकालकर आंसर दे सकते हैं। तो यहां पे आपको ना तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है और ना ही एक्सेलरेशन पूछा गया है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है हमें। और हमसे पूछा क्या गया है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें पूछा गया है डिस्टेंस, कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया है स्टार्टिंग के 30.5 सेकंड में। आया समझ में? तो चलिए इसके पहले हम थोड़ी सी कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। अब देखिए हमें निकालना तो डिस्टेंस है, तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट से ही हम डिस्टेंस की तरफ जाने वाले हैं। इसके पहले हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। मान लीजिए कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, फिर ये नीचे गया और फिर ऊपर आ गया। मतलब यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो टाइम वाला एक्सिस के ऊपर है और कुछ एरिया जो है वो टाइम वाले एक्सिस के नीचे है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें साइन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो एरिया टाइम वाले एक्सिस के ऊपर रहेगा उसको आप पॉजिटिव एरिया यानी डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जो एरिया टाइम ग्राफ के नीचे है उसका जो भी एरिया होगा उसको डिस्प्लेसमेंट आप निगेटिव बोल सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि 0 से लेकर किसी टाइम t तक बताओ कि पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे, जो एरिया ऊपर है टाइम वाले से उसको मैं पॉजिटिव के साथ लिखूंगा और जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है उसको मैं निगेटिव के साथ लिखूंगा। और यहीं पे अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी होता है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, चाहे ग्राफ का एरिया ऊपर हो या नीचे हो, जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो सारे एरिया को मैग्नीट्यूड के साथ ऐड करेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब ऊपर जो भी एरिया है उसको भी पॉजिटिव के साथ लिखना है और जो भी एरिया नीचे है उसको भी पॉजिटिव के साथ ही लिखना है। तो ये कंसेप्ट होता है इसके पीछे का, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है और अगर ऊपर वाला एरिया है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एरिया है तो डिस्प्लेसमेंट आपको निगेटिव लेना है। लेकिन डिस्टेंस के लिए चाहे एरिया ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा आपको पॉजिटिव के साथ ही ऐड करना है। यहां तक समझ में आया? तो अब हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं अगर हम इतना कंसेप्ट जानते हैं तो चलिए गिवन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हमें पूछा गया है 30.5 सेकंड में। तो ध्यान दीजिए 30.5 सेकंड यहां पे कहीं होगा, इस वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं 30.5 सेकंड है। आया समझ में? तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहां से लेकर यहां से यहां तक का जो भी एरिया है वही एरिया सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को सीधा हम डिस्प्लेसमेंट बोले या सीधा डिस्टेंस बोल दे, बात एक ही है। तो यहां पे इसका अगर हम आंसर की बात करें तो जो डिस्टेंस होगा गिवन क्वेश्चन का वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आप सिंपली क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप मैथ का स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसको मैं थोड़ा लेंथी समझ सकते हैं आप। अगर मान लीजिए सारे एरिया एक साथ नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये एरिया आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल है और ये नीचे वाला दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल टाइप का है, और फिर ये वाला जो एरिया है फिर से एक रेक्टेंगल टाइप का आ गया। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो एरिया है वो A1 है, ये जो एरिया है वो A2 है और ये जो एरिया है ये A3 है। ठीक है, तो हम सिंपली अगर डिस्टेंस की बात करें तो A1 प्लस A2 प्लस A3 सबको हम क्या करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जाता तो हम सबको ऐड ही करते क्योंकि सभी एरिया ऊपर है तो ऊपर को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है यहां तक? तो चलिए बात करते हैं A1 की। तो जो A1 हमने लिया है वो एक ट्राइंगल है, देखिए ध्यान से, ये एक ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो इसका A1 को हम 1/2 इंटू बेस देखिए क्या है, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक कितना है 2, तो यहां पे आप 2 लिख सकते हैं इंटू हाइट, यहां से लेकर यहां तक, तो ये 200 से 400 जा रहा है तो इसको आप कितना लिख सकते हैं 200। ठीक है, तो ये हाइट हो गया, प्लस
A2 ध्यान दीजिए, A2 एक रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ जो है वो 2 ले सकते हैं और जो विड्थ है वो 200 है। तो आप A2 को लिख सकते हैं 2 × 200। आया समझ में? फिर प्लस आप अगर A3 की बात करेंगे तो A3 भी रेक्टेंगल ही है। तो देखिए बेस कहां से कहां है, 2 से लेकर 30.5 जा रही है। तो 2 से लेकर 30.5 का अगर लेंथ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5, क्योंकि 28.5 में ये 2 जोड़ेंगे तो 30.5 आएगा। तो जो लेंथ है वो 28.5 होगा इनटू जो विड्थ है ये वाला। तो ध्यान दीजिए यहां से लेके यहां तक विड्थ है तो 0 से 400 तक, यानी यहां पे आ जाएगा 400। ऐसा समझ में? तो इसको आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 12,000 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किलोमीटर में आंसर बताना है। तो इतना मीटर लिखिए या इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा था वो अपना सही आंसर होगा। यहां तक समझ में आया? तो ये कंसेप्ट अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन में ऐसा कोई टफ नहीं था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब चलिए बात करते हैं 28th इवनिंग शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए या फिर उस क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस डाटा थोड़ा चेंज किया गया है। वैसे ये सारे क्वेश्चन आपकी क्लास नोट्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट जानते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी आपसे बोला गया है कि फाइंड करो डिस्टेंस कितना पार्टिकल चला होगा कि t=0 से t=4 में। तो सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस टाइम में हमें पूछा जाएगा डिस्टेंस, हम उतने ही टाइम के बीच का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 0 से लेके 4 तक, मतलब एक तो ये एरिया आ जाएगा और दूसरा जो एरिया होगा वो दूसरा एरिया ये वाला आ जाएगा। तो चलिए हम समझने के लिए बोल लेते हैं कि ये जो एरिया है वो A1 है और ये जो एरिया है वो A2 है। तो सिंपली अगर हम यहां से डिस्टेंस की बात करें कि पार्टिकल 0 से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला होगा, तो मैं सीधा A1 + A2 कर दूंगा। अगर डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जाता फिर भी हम यही करते, क्योंकि एरिया ऊपर है तो पॉजिटिव ही लेना है। ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे जो एरिया निगेटिव होगा उसको निगेटिव के साथ ऐड करना है। जबकि अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस में चाहे एरिया ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा हम प्लस ही करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा ऐड करते हैं, वो माइनस नहीं होता। आया समझ में? तो यहां से आप सिंपली देखिए इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइपोटेनस। 0 से 2 में बेस कितना हो गया 2 इंटू हाइपोटेनस नहीं हाइट। तो यहाँ 2 यहां से लेकर यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 10 है, तो हाइट हो गया 10। फिर प्लस ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, तो बेस कितना है 2 से 4 जा रहा है, मतलब ये जो गैप होगा ये लेंथ कितना होगा 2 मीटर का होगा, सॉरी 2 सेकेंड होगा इधर। तो यहां से यहां गैप जो है वो 2 का है, 2 से 4 में। तो लेंथ इंटू ये जो विड्थ है यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक कितना है 10, तो यहां पे आप 10 लिख दीजिए। तो यहां पे कितना आ गया 2 से 2 गया, 10 + 20, यहां से कितना आ जाएगा अपना 30 मीटर। तो अपने यहां जो आंसर आएगा वो 30 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, तो अब देख सकते हैं ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब चलिए बात करते हैं 29th इवनिंग शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन एंड इसके पीछे के कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला गया है 2 कार P and Q आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, यानी 2 कार है जो स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करता है। फिर बोला गया है एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम, यानी जो P का एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब P का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो यहां तक मुझे इतना समझ में आया। जबकि बोला गया है जो कार Q है वो मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी Q के पास जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। बोथ कार्स क्रॉसिंग ईच अदर एट t=0, और दोनों कार t=0 पे क्रॉस कर रही है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि t=0 पे दोनों कार एक ही जगह था। क्रॉसिंग का मतलब तो यही हुआ ना, दोनों एक ही जगह था। तो t=0 पे यहां से समझ में आया कि दोनों कार एक ही जगह है। फिर आगे बात करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार ऐसा था। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितनी बार होगी। अब बात आती है कि यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसिंग का क्या मतलब है। एक बार अगर क्रॉस हो गया तो वो क्रॉस हो ही गया, कभी अब दोबारा क्रॉस नहीं होगा, ऐसा है क्या? ऐसा हम नहीं बोल सकते। हो सकता है क्रॉस भी हो सकता है क्रॉस ना भी हो। तो थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकल व्यू में जाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कार P है और यहां पे कार Q है, और हमें क्वेश्चन में जैसा बोला गया है कि जो कार P है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो हम इसको, और वो लीनियरली चेंज हो रही है, ये भी हमें बोल रखा है कि इंक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम। तो इसको हम एक जो P है उसका एक्सेलरेशन को हम ऐसा मान सकते हैं कि K × T है,
जहां के कांस्टेंट है तो हमने एक लीनियर फंक्शन ले लिया जो टाइम के साथ एपी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जैसा बोला गया था। फिर ये बोला गया है कि जो क्यू है इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्यू का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो चलिए इसके एक्सेलरेशन को हमने ए ले लिया जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होगा। समझ में आया? अब ये देखिए, ये जो हमने डायग्राम लिखा है एक्चुअली ये टी इज इक्वल टू 0 पे है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो एक क्रॉस तो यहाँ टी इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग एट टी इज इक्वल टू 0, यानी हम ज्यादातर यहां मिस्टेक कर सकते हैं, यानी टी इज इक्वल टू 0 पे जो क्रॉस हो रही है ना, इसको भी आपको काउंट करके बतानी है। बाकी इसका क्या है मतलब है आगे हम फिर से समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पे एक्चुअली है क्या, टी इज इक्वल टू 0 पे ए के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है। तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग में आगे निकल जाएगा पी से। बट ध्यान दीजिए इसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा हमेशा, बट टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पी का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, तो स्टार्टिंग में Q आगे निकल चुका है क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है और T इज इक्वल टू 0 पे इसके पास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा लेकिन इसका कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान दीजिए होगा क्या, पहले ये जो Q है वो आगे निकल गया, फिर धीरे धीरे P भी चलने लगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर से आगे क्रॉस होगी और यही प्रोसेस आगे होगा। तो इसी के बारे में हमें पता करना है कि ये कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो अब आप ये बताइए, अगर दो कहीं पे भी क्रॉस करेगा तो दोनों का पोजीशन क्या रहेगा, दोनों का पोजीशन सेम ही रहेगा ना। अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है तो जब भी मान लीजिए कहीं आगे पीछे है, लेकिन जब क्रॉस करेगा तो दोनों एक जगह ही रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये पता लगा लूं अगर कि कितनी बार दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है, मतलब इसका पोजीशन और इसका पोजीशन कितनी बार सेम आ रहा है, जितनी बार सेम आएगा उतनी बार क्रॉस करेगा एक दूसरे को। आया समझ में? तो हम यही फाइंड करने वाले हैं बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कि P का और Q का जो पोजीशन है वो कितनी बार एक जगह आने वाला है। तो अब इसके लिए मुझे P और Q का पोजीशन भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, किसी टाइम t पे मान लेते हैं कि ये किसी xp पे है, मान लेते हैं किसी टाइम t पे जो P था वो किसी xp पोजीशन पे है, और ये जो Q है वो किसी टाइम t पे मान लेते हैं कि xq पे है। हमें क्या करना है, यही दोनों कैलकुलेट करके और इक्वल कर देना है। अब बात करते हैं xq का। सबसे पहले xq निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान है। देखिए क्यों, क्योंकि q का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हो तो आसान होता है निकालना। तो देखिए हम s इज इक्वल टू क्या जानते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दोनों t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ है तो हम इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, अगर हम u को 0 ले लेते हैं तो Q के लिए बेसिकली हमने ये इक्वेशन किसके लगाया है, Q के लिए, क्योंकि ये तभी यूज होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और Q का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां पे देखिए जो xq होगा किसी टाइम t पे वो कितना होगा, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो हमने एक तो कैलकुलेट कर लिया। अब बात आता है p के लिए हमें xp कैलकुलेट करना, क्योंकि q तो आ गया, xq हम xp निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से जितनी बार दोनों इक्वल आएगा बोल देंगे उतनी बार क्रॉस कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा पाठ है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो AP हमें पता है ना कितना है, x इंटू टी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, x यानी पोजीशन कैलकुलेट करना है टाइम के फंक्शन में। तो मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा कि पोजीशन टाइम में रिलेशन क्या होती है। तो मेरे माइंड में आता है dx बाई dt वेलोसिटी आता है, लेकिन उसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन है। तो अच्छा एक्सेलरेशन तो दे रखा है ना, तो एक्सेलरेशन को भी तो dv बाई dt लिख सकते हैं अपन। बहुत बढ़िया भाई, देखो जो इसको हम है इसको क्या लिख सकते हैं, d वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p डिवाइडेड बाई dt, और यही तो है k इंटू टी। तो हम यहां से v निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा है आपको, यहां से v जैसे ही आएगा v को हम dx बाई dt लिखेंगे, वहां से x आ जाएगा। तो बस अब कैलकुलेट करना भैया, पता तो चल गया करना क्या है। तो यहां से देखिए dvp इज इक्वल्स टू k इंटू टी इंटू dt, इधर ले जाइए। अब अच्छा तो लग नहीं रहा, तो क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है इसको। अब स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी था, मान लेते हैं किसी टाइम t पे vp हो गया, जब ये टाइम 0 था और ये किसी टाइम t पे। तो यहां से जरा ध्यान दीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम मान के चल रहे हैं कि आप इतना इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा vp, और इतना कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ k कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, t का t स्क्वायर बाई 2 होगा, तो यहां से आ गया k t स्क्वायर बाई 2। तो हमें पार्टिकल का बहुत बढ़िया भैया वेलोसिटी मिल गया, लेकिन हमें तो xp चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, बहुत ही प्यार से dxp बाई dt लिखूंगा, और उसको फिर मैं k t स्क्वायर बाई 2 को इक्वल कर दूंगा। अब देखिए t को एक जैसे को एक तरफ ले जाइए भैया, तो dxp डिवाइडेड बाई kt स्क्वायर बाई 2 इंटू dt। फिर अच्छा लग रहा है क्या आपको, सुना सुना सा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है भाई। तो यहाँ पे अब यहां से जब स्टार्ट किया था तो हम मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 पे x 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 था जब t इक्वल्स टू क्या था 0,
जब यहां पे एक्सपी हो गया तो टाइम में किसी टाइम टी पे हो गया। फिर से वही आसान सा इंटीग्रेशन, एक्सपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/2 बाहर निकालिए, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³/3 और नीचे 2 था तो 6 हो जाएगा। मतलब xp आ गया k³ कितना आया या 6 आया या नहीं आया, हमें यही तो चाहिए था। हमें अब xp भी मिल चुका है और x³ भी मिल चुका है, अब कुछ भी किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। हमें क्या करना है, सिंपली कितनी बार xp और x³ क्या होने वाला है, इक्वल। तो यहां देखिए xp जो है हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, ktq/6 इज इक्वल्स टू, यहां देखिए हाफ at², तो हाफ a इंटू t²। आया समझ में? जरा ध्यान से देखिए, यहां हमें क्या पूछा गया था कि कितनी बार ये दोनों पोजीशन सेम होगा। तो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है t के पावर क्यूब है, और जितना पावर में होता है उस इक्वेशन का उतने ही सॉल्यूशन होता है। जैसे लीनियर का एक क्वाड्रेटिक का 2 क्यूबिकल है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे बताइए भैया, मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने आने वाला है, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन आने वाला है इसका 3। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है क्यूबिकल इक्वेशन है, तो इक्वेशन 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वेशन कितनी बार इक्वल होने वाला है, 3 बार। आया समझ में? तो अपना जो आंसर होगा यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। भैया समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये था कि हमें वो टाइम निकालना था जब दोनों क्रॉस करे, क्रॉस का मतलब दोनों का पोजीशन सेम हो जाए, तो दोनों को हमने सेम कर दिया पोजीशन निकाल के। बाकी जो ये समझने वाला था वो आपको समझ में आया होगा। तो 2025 में पूछे जाने वाले आप एक इस क्वेश्चन को ठीक ठाक क्वेश्चन बोल सकते हैं, जबकि इससे पहले वाला जो 2 क्वेश्चन था एकदम फर्जी क्वेश्चन था, जिसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। बट हाँ, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन आपको देखकर अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी हम इसी तरह से सारे ही सेशन के जो PYQ वाले क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन उसके कंसेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस तरह से वीडियो को देख के अपने कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।